Hello learners, how are you? I hope everybody is doing well. In today's session, what we are going to do, in today's session, we are going to continue what we were discussing in the first session, and that is Grammar Simplified Part 1. So, in today's session, we are going to continue this session with the Part 2. In today's session, we are going to learn the other bare bones of English, fundamentals of grammatical English, right? So, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने आपको जैसे आज हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मॉडिफायर्स व्हाट आर मॉडिफायर्स टेंसेस एंड प्रीपोजिशंस. मैंने आपको मॉडिफायर्स के बारे में फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि मॉडिफायर इज अ वर्ड इन ग्रामर दैट मॉडिफाइज एनी वर्ड. लाइक आपका एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को. द सेम अदर मॉडिफायर दैट इज आपका एडवर्ब मॉडिफाइज एन एक्शन वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अपनी जैसे किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. तो आपका मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो मॉडिफायर है उसका जो प्लेसमेंट है वो वही होना चाहिए जिस वर्ड के लिए आया है. जैसे मैंने आपको आई होप आई मस्ट हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द वर्ड द एडवर्ब ओनली. ओनली का मैंने आपको बताया था कि ओनली जहां प्रेजेंट रहेगा जिस वर्ड से पहले रहेगा उसी वर्ड को वो मॉडिफाई करेगा, है ना. तो मॉडिफायर्स के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं बिकॉज वी हैव अदर एरर्स इन ग्रामर दैट यूजुअली अकर एंड मिस्टेकन बाय अ पर्टिकुलर कैंडिडेट. तो मॉडिफायर्स का आपका कुछ एरर्स बन जाते हैं लाइक आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, डैंगलिंग मॉडिफायर. तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है बिकॉज दीज आर दी बेयर बोन्स ऑफ इंग्लिश, राइट. चलिए अब इसकी थोड़े आगे स्लाइड बढ़ते हैं. लेट मी हैव अ पेन, लेट मी चूज द ब्लैक पेन. ठीक है, तो मॉडिफायर्स मैंने आपको बता दिया था कि मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करेगा किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को. लाइक आपका एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा एंड एक फ्रेज को भी आपका एक वर्ड एज अ मॉडिफायर डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, प्लेसमेंट मैटर्स. मतलब अगर आप जो वर्ड है जिस वर्ड को मॉडिफाई करवाना चाहते हो, जैसे आप एडजेक्टिव है, अगर आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवाना है, एडजेक्टिव का यूज करना है तो मॉडिफाई अदर वर्ड लाइक अ नाउन, तो आपको उसके इमीडिएटली साथ में रखना होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसके साथ में आते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव एन एग्जांपल, जैसे अगर बोलता हूं ही इज अ फैबुलस स्टूडेंट. अब यहां पे देखो, यहां पे आपका जो नाउन है वो क्या है, आपका स्टूडेंट हो गया है ना. अब आपका एडजेक्टिव क्या करता है, इट एड समथिंग एक्स्ट्रा टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फैबुलस नहीं रखता तो फैबुलस के एब्सेंट होने से वो बस एक स्टूडेंट है, लेकिन ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस वर्ड फैबुलस एज एन एडजेक्टिव वी गॉट टू नो कि वो एक तरह का स्टूडेंट ही नहीं है, वो एक तरह का फैबुलस स्टूडेंट है. तो आपका जो एडजेक्टिव वो क्या करता है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, है ना. तो इसलिए देखो ये एडजेक्टिव कहां प्लेस है, ये बिल्कुल इस नाउन के पहले प्लेस है. तो एक एडजेक्टिव को या कोई भी अदर मॉडिफायर को वहीं प्लेस होना चाहिए जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है. अगर आगे पीछे होगा तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा कैन बी डिस्टॉर्टेड. ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स है. देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, पढ़ लेते हैं एक बार. वॉकिंग डाउन द रोड कॉमा द ट्री वॉज ब्यूटीफुल. अब इस सेंटेंस के अंदर आपको समझ में, अगर आपको खुद में समझ में आ गया कि भाई ठीक है, यहाँ पे जो अब आपको इतना तो पता ही है कि ट्री वॉक करेगा नहीं, है ना. तो आपको इतना तो पता लग गया है कि कोई ना कोई डाउन टू द रोड वॉक कर रहा है और वो देखते हुए जा रहा है कि ट्रीज जो है काफी क्या है, ब्यूटीफुल है. अब इस सेंटेंस आपको तो ये आइडिया हो गया है कि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है हु वाज गोइंग डाउन द रोड. लेकिन क्या इस पूरे स्ट्रक्चर इस सेंटेंस के अंदर कहीं प्रेजेंट है, कौन वो पर्सन है, क्या कौन वो एंटिटी है जो वॉक कर रहा है डाउन द रोड, नहीं है ना. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. ठीक है, क्योंकि इसमें वी डू नॉट हैव द क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट वॉकिंग डाउन द रोड. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. अब इसको सही कैसे किया जाएगा, अब जब दो क्लॉजेस होते हैं ना, लाइक आपका ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो आपका सेकंड वाला कॉमा के बाद जो क्लॉज आता है उसमें इमीडिएटली बाद आपको एक ऐसा सब्जेक्ट यूज करना है जिसका एक्शन पहले ही क्लॉज में बता दिया गया है. ठीक है, अब वॉकिंग डाउन द रोड, इसके इमीडिएटली बाद कॉमा आ गया, उसके बाद आई है. अब आई यहां पे पता है किसके लिए है, आई यहां पे इस एक्शन के लिए भी है और इस एक्शन के लिए भी है. ठीक है, तो अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर आई मेंशन हो गया है एज अ सब्जेक्ट कि भाई जो वहां पे आपका दोनों क्लॉजेस में जो एक्शन हो रहे हैं, एक तो कौन रोड के डाउन चल रहा है, आई, और किसने ट्री को देखा, और हु मेंशन्ड द ट्री वाज ब्यूटीफुल, आई ने. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं थी और इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, मतलब जिसमें आपका जो मॉडिफायर होता है वो क्लियर नहीं होता है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर बोलते हैं और कभी कभार डैंगलिंग मॉडिफायर भी बोलते हैं. दैट इज व्हाई इसको डैंगलिंग मॉडिफायर भी कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टिप है. क्या टिप है, मॉडिफायर्स मस्ट बी नेक्स्ट टू द वर्ड दे डिस्क्राइब. बट ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है. देयर कैन बी और ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसे इमीडिएट पहले नहीं बाद में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल
एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बिकॉज आपका जैसे एक्सेप्शन हर जगह होती है, मैथ्स में एक्सेप्शन होती है, इंग्लिश में ये एक्सेप्शन होती है। जैसे सपोज करो आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, गिव मी अ मोमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट वर्थ रीडिंग। अब इस स्टेटमेंट के अंदर, आई होप यू कैन सी दिस स्टेटमेंट इन द ब्लैक फॉन्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द डॉक्यूमेंट वर्थ रीडिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज बताई जा रही है, एक्स्ट्रा मीनिंग एडिशन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, डॉक्यूमेंट के लिए। तो साफ सीधी सी बात है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नाउन हो गया है, डॉक्यूमेंट नाउन हो गया है। तो इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो किस लायक है ना, हमने क्या यूज करा, वर्थ रीडिंग। और आपको इस बात का पता ही है, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब क्या कर सकता है, एक एडजेक्टिव कर सकता है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्थ आपका क्या है, एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा था कि आपको जो एडजेक्टिव होता है इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन व्हिच इज बीइंग मॉडिफाइड बाय दैट वर्ड, बाय दैट एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जैसे फैबुलस था, इसको मॉडिफाई कर रहा था, इससे पहले इमीडिएटली वो प्लेस्ड था, ठीक है। लेकिन वर्थ में तो ऐसा हो नहीं रहा, तो वर्थ एक एक्सेप्शन है। वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव है जिस नाउन को वर्थ मॉडिफाई करेगा उसके इमीडिएटली बाद आता है। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर लाइक अदर सब्जेक्ट्स आल्सो इन। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेजॉरिटी में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वर्ड होता है एज अ मॉडिफायर, वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करके उससे इमीडिएटली पहले रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल नहीं है, दैट इज व्हाई आई गिव यू द अदर एग्जांपल सो दैट आप इसको यूनिवर्सल ना समझो। वर्ड के बारे में आप ध्यान रखिएगा बस, और बाकी आपको बस पता ही है। लेट मी रब इट देन वी शैल गो फॉरवर्ड। तो रब हो जा भाई, हो गया, ठीक है। अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेंसेज। तो मॉडिफायर का मैंने एग्जांपल दे दिया, और लास्ट क्लास में भी जो इससे पहले अकर हुई थी, मैंने उसमें आपको ओनली का एग्जांपल दे दिया था। ओनली का एग्जांपल इससे दिया था ताकि आपको ये रेडीली आइडिया लग जाए कि आपका एक वर्ड जहां जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उससे इमीडिएटली पहले रहेगा। अगर वो कहीं और होता है, या किसी और वर्ड को जिसको उसको मॉडिफाई नहीं करना है वहां पे प्लेस हो जाता है, तो उसका मीनिंग कैन बी डिफरेंट। हो सकता है ग्रामेटिकली वो सही हो, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, दैट यू डिड नॉट वांट व्हेन यू वर राइटिंग द सेंटेंस, ठीक है। अब टेंसेस के बारे में हमने शायद लास्ट क्लास में बात करी थी। टेंसेस देखो, आपको पता है कि भाई कितने तरह के टेंसेस होते हैं। आपके टेंसेस जो है, वैसे तो बोला गया है कि आपके टेंसेस 3 तरह के होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट लेट मी टेल यू, ऑर्गेनिकली ग्रामेरियंस मेड ओनली 2 टेंसेस एंड दीज आर प्रेजेंट हो गया और पास्ट हो गया। फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ टेंस। व्हाई? बिकॉज़ इसका एक रीजन है। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपका जो फ्यूचर टेंस है एग्जिस्ट क्यों नहीं करता एज अ टेंस, बट लेट मी टेल यू, आपके ऑर्गेनिकली बेसिकली आपके 2 ही तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। और सभी सब कैटेगरीज होती है, ठीक है। अब कैटेगोरिकली सभी को देखना है। जैसे आपको पता है कि हर एक टेंस का, जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट का, पास्ट का और सिंपल का, सॉरी फ्यूचर का, तीनों के आपके 4 कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज होती है। आपका पहला हो गया सिंपल, है ना। सभी के सिंपल आपके क्या होते हैं, टेंस होते हैं, सब पार्ट होते हैं। उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, उसके बाद आपका परफेक्ट होता है, एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो इन सभी के आपको रूल्स बिल्कुल अपने माइंड में ऐसे स्टोर करने हैं कि आप कभी ना भूलो, ठीक है। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू मेक अ सेंटेंस, यू हैव टू फर्स्ट गेस और यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई क्या मैं जो सेंटेंस बना रहा हूं, क्या वो ग्रामेटिकली और टेंस वाइज बना रहा हूं, नहीं बना रहा हूं, ठीक है। इज इट एप्रोप्रिएट टू टेंस और नॉट, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखोगे, है ना। टेंसेस के जो रूल्स हैं इतने बेसिक हैं कि आपको 10th में और 10th से पहले कई बार आपको टीचर्स वगैरह करा देते हैं, तो इसको भूलना नहीं। तो टेंसेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये सेंटेंस है, आई हैव सीन हिम येस्टरडे। अभी सेंटेंस है ना, गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट येस्टरडे विच इज कंसिडर्ड टू बी पास्ट, है ना। ये आपका पास्ट है, बट आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हाउ आई शुड हैव रिटन दिस सेंटेंस? आई शुड हैव रिटन दिस सेंटेंस लाइक दिस, ठीक है। आई सॉ हिम येस्टरडे, ठीक है। क्यों? क्योंकि येस्टरडे आपका पास्ट है, so we do require a verb that relates to past only, and we have only one special form, that is verb की second form, that is used to make the past tense। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, see की जो second form है saw कर दिया है ना। तो बस टेंसेस के बारे में आपको ध्यान रखना, थोड़ा सीक्वेंस और टेंसेस भी आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस और टेंसेस की मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, बिकॉज एक सेंटेंस से आपका सीक्वेंस और टेंसेस समझ में नहीं आएगा। सो देयर शैल बी अ वीडियो वेयर आई बी टीचिंग यू द सीक्वेंस और टेंसेस के एग्जांपल आपको बताऊंगा कि आपका सीक्वेंस और टेंसेस में आपको कैसे ऑर्डर में रखने होते हैं सारे क्लॉजेस इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव सीन दिस सेंटेंस कंसेप्ट, she said that she was coming, ठीक है। अब यहाँ पे she was coming बिल्कुल सही है। Why? Because यहाँ पे said की बात करी है, एंड एक बार एक सेंटेंस में, ठीक है, एक बार एक सेंटेंस में
वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए या वो आपको पास्ट को डिनोट करे, सो यू कैन नॉट यूज अगेन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कभी भी हमारा हमारा वी डू हैव दो सेंटेंसेस जिसमें आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, बट कभी भी वी आर नॉट एबल टू मेक सच सेंटेंसेस वेयर हम दो क्लॉजेस के बीच में क्या लगा रहे हो, एक तो आपका पास्ट टेंस में हो गया, एक प्रेजेंट में हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, बोथ ऑफ द क्लॉजेस मस्ट बी इन द पास्ट टेंसेस। तो अगर मैंने यहाँ पे सेड लगा दिया दैट इंडिकेट्स पास्ट, तो यहाँ पे आगे जाके भी मेरे को क्या लगाना था, पास्ट का ही कोई सेंटेंस बनाना था। देखिए यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो बिल्कुल करेक्ट है। आई कुड नॉट हैव यूज्ड दिस सेंटेंस और रिटन दिस सेंटेंस लाइक दिस, इज कमिंग नहीं बोल सकता था मैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट आई वाज लेटिंग यू नो। तो ठीक है, अब आगे बढ़े। तो आपको कुछ बेसिक देखो टेंसेस के बारे में और भी बातें हैं। ठीक है, एक लेक्चर में क्लियर नहीं हो सकती, बट माय मोटिव इज ओनली टू गिव यू द आइडिया कि आपको कैसे जो है टैकल करना है, आपको कैसे जो है बेयर बोन्स फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर आपको जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी नीडेड। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे, ठीक है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पे आपको ये सब बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी होगा। इफ यू आर ऑलरेडी देयर, है ना, इन द कोचिंग, ठीक है, अगर आपको फील होता है कि वहाँ पे बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की बात नहीं की गई है, केवल एडवांस या आपका कुछ ऐसी कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं जो आपके बेसिक से, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है मतलब थोड़े से टफ है ना, और आपके अगर बेसिक से क्लियर नहीं है, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और टैक्सिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने फर्स्ट बहुत जरूरी। ठीक है, तो देखो आपको टेंसेस में वर्ब्स का भी ध्यान रखना है, बिकॉज आपका टेंसेस में जो होता है ना, सारा रोल जो होता है वर्ब का होता है। ठीक है, आपको पता है कि भाई वी हैव कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब्स की। इफ आई आस्क यू कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब्स की, वी हैव कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब्स की, वी हैव 5 फॉर्म्स। ठीक है, तो पांचों फॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। देखो मैं सभी को लिखूंगा ना, स्टेबल कर दूंगा बस, कि आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इज स्पेशल फॉर्म फॉर द पास्ट टेंस, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज टू वेज, है ना, दो तरीके से काम करती है ये। एक आपका एडजेक्टिव की तरह रोल निभाती है और दूसरा आपका एक्शन वर्ब की तरह काम करती है। जैसे 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 आई हैव एक्साइटेड द क्राउड। ठीक है, यहाँ पे एक्साइटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट इट इज एक्टिंग लाइक एन एक्शन वर्ब। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई एम एक्साइटेड टू वॉच द मूवी, यहाँ पे जो एक्साइटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट इट इज एक्टिंग मोर एज एन एडजेक्टिव, नॉट एन देन आपका किससे, एक्शन वर्ब की तरह। ठीक है, तो आपको जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, बिकॉज इट एक्ट्स इन अ टू वे। पहला आपका क्या हो गया एडजेक्टिव और दूसरा क्या हो गया एक्शन वर्ब। उसके बाद है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है वर्ब की। एंड आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है कौन सी, फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी जब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड यू पुट एस और IES विद द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो ये आपको पांचों फॉर्म ध्यान रखनी है, और आपको कॉमन जितने भी आपकी वर्ब फॉर्म्स हैं, आपकी 200-500 तो बोला ही जाता है कि आपको कॉमनली पता होना चाहिए, और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू मस्ट हैव बीन यूजिंग और रीडिंग दोज वर्ब्स, है ना, लाइक इधर बाय आप लिटरेचर के थ्रू पढ़ रहे हो, स्पीकिंग वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो दे मस्ट हैव बीन रिपीटेडली यूज्ड बाय यू इन योर लाइफ। ठीक है, तो आई रिमेंबर सॉरी आई होप कि भाई आपको याद होंगी वो। लेकिन कुछ आपके कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। कंफ्यूजिंग वर्ब्स में जैसे मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, जैसे आपको पता है कि आपका बाय का होता है सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ठीक है, ब्रिंग का होता है ब्रॉड। ठीक है, राइज का होता है रोज रिजन, रेज का होता है रेज्ड। ठीक है, यह सब आपको पता है ऑलरेडी। लेकिन इफ आई आस्क यू द मोर एडवांस वन, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देखो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, अभी आप व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, तो अभी आप एक बार ट्राई कर लो कि वेदर यू नो द फॉर्म्स ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू और नॉट। ठीक है, और नहीं पता तो बाद में सर्च कर लेना। जैसे एक वर्ड है आपका लाई, झूठ बोलने वाला, है ना, एक है आपका लाई लेटने वाला, है ना, एक है आपका ले रखने वाला। ठीक है, जैसे हेंस ले एक्स, है ना। तो इन सभी का आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म एनालाइज करना है, अभी मतलब रिमेंबर करना है, ट्राई टू मेमोराइज। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू आर टोटली करेक्ट देन ओके, और एल्स वीडियो देखने के बाद एक बार सर्च करना क्या यू वर करेक्ट और नॉट। ठीक है, आई थिंक यू कैन बी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू आंसर द सेकंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। ठीक है, बिकॉज दे आर अ लिटिल मोर कंफ्यूजिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, प्रपोजिशन के बारे में आई थिंक मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बता दिया था ग्रामर सिंप्लीफाइड में पार्ट 1 में। लेकिन फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है, प्रपोजिशन लोग क्या करते हैं मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियली अंडरस्टूड होती है। ठीक है, देखो प्रपोजिशन में आपको जो है सारे प्रपोजिशन नहीं याद करने होते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर मैं बात करूं केवल प्रपोजिशन ऐड की, तो प्रपोजिशन ऐड के मैं आपको ना 20 यूजेस बता सकता हूं कि वेयर एल्स यू कैन यूज प्रपोजिशन ऐड, लेकिन वो सारे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम आर इन यूज। ठीक है, सो फॉर अ पर्टिकुलर सीरियस कैंडिडेट, ऑस्टियर कैंडिडेट, आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू लर्न ओनली दोज प्रपोजिशन व्हिच आर इन कॉमन यूज, है ना, इन डेली यूज बोल सकते हो, और जो रेपिटेडली आती रहती है हर एक एग्जामिनेशन में।
ठीक है, दैट बिलोंग्स टू इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एट की, इन की, ऑन की, इनके कॉमन यूजेस आप ध्यान रखो। ठीक है, एक प्रपोजिशन ओवर, ठीक है, एक है आपका अगेंस्ट। ठीक है, इनके बारे में आपको वो यूजेस ध्यान रखने हैं इनके, दैट आर कॉमनली यूज्ड, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी वॉज गुड इन डांसिंग। अभी सेंटेंस कोई पहली बार देखेगा ना, जिसको प्रपोजिशन का इतना आइडिया नहीं है, तो वो सोचेगा कि बिल्कुल सही तो है, क्योंकि इन का मतलब क्या होता है, मे, इनकी हिंदी में होती है, ज्यादातर हम बोलते हैं आई एम कमिंग इन, वो अंदर हो गया। ठीक है, लेकिन इन हम मे के लिए भी बोलते हैं, जैसे आई विल मीट यू इन जून, है ना। तो वहां पे इसका मतलब यही तो हो गया कि मैं तुमसे जून में मिलूंगा। तो उनको कुछ लोगों को लगता है कि प्रपोजिशन की जो हिंदी होती है उसे वैसे यूज करना चाहिए हमेशा, लेकिन ऐसा गलत है। द गाय हु विल बी वॉचिंग या सीइंग दिस सेंटेंस फर्स्ट टाइम, उसे लगेगा कि यहाँ पे इनकी हिंदी, प्रपोजिशन इनकी हिंदी में हो रही है, तो सेंटेंस सही तो है, क्योंकि इसको हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो यही तो बनेगा कि भाई वो डांसिंग में अच्छी थी, है ना। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। तो प्रपोजिशन के लिए जो ट्रांसलेशन का लॉजिक होता है वो नहीं लगता है। प्रपोजिशन के काफी डिस्टिंक्ट रूल्स होते हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड सेपरेटली। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे डांसिंग है, यहाँ पे एन की इनकी जगह एट आएगा। इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन ये है कि कोई भी आपका एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी, तो उसके लिए वी हैव, या बोल सकते हैं प्रपोजिशन एट हैज बीन मेड, ठीक है, फॉर और टू शो द एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेंटल एक्टिविटी हो गई, उसके लिए यू ओनली हैव टू यूज व्हाट, आर्टिकल, सॉरी, प्रपोजिशन एट, इन यूज नहीं होगा। तो इसका रीजन जो था एट लगने का वो ये था। तो अब ये नहीं कह रहा कि मैं सभी के रूल्स देखो, लेकिन कॉमन रूल्स, फ्रेजल रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपका लुक ओवर का मतलब अलग है, लुक इनटू का मतलब अलग है, लुक फॉर का मतलब अलग है, कट ऑफ का मतलब अलग है, कट इन का मतलब अलग है, पुट ऑफ का मतलब अलग है, कॉल ऑफ का मतलब अलग है, कॉल इन का मतलब अलग है, ड्रॉप इन का मतलब अलग है। तो ये कुछ आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो रेपिटेडली है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें आपके फ्रेजल वर्ब्स नहीं आए हो, बिकॉज एग्जामिनर नोज कि भाई ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं प्रपोजिशन याद करने में। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब ऐसा नहीं है एग्जामिनर आपको जो है मॉरल डाउन आपका करना चाहता है, आपका रिजल्ट खराब करना चाहता है। वो पूछता जरूर है प्रपोजिशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतनी डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग या टैक्सिंग प्रपोजिशन पूछ लेगा। ठीक है, वो आपसे पूछता है वो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव एनालाइज्ड ऑल दी प्रीवियस पेपर्स ऑफ सीयूडी, क्लैट, एलेट वगैरह, है ना, इनका मैंने देखा है। तो एलेट में भी आपका कई बार फ्रेजल वर्ब पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतनी इजी होती है, ठीक है, लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको हमेशा याद हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ कॉमन प्रपोजिशंस है और फ्रेजल वर्ब्स है, कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस है, लाइक आपको पता है कि इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, डिसअप्रूव, अप्रूव के बाद हमेशा ऑफ आता है, टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ आता है। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती है जो आपके कॉमनली डेली वर्ड्स या फ्रेजेस या वोकैबुलरी में आती रहती है। तो एटलीस्ट इनको तो आपको फॉरगेट नहीं करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। जैसे और भी एग्जांपल है, प्राउड ऑफ हो गया, इंटरेस्टेड इन हो गया, गुड एट हो गया, मैरिड टू हो गया। ठीक है, मैरिड के बाद कुछ स्टूडेंट जो है विद भी लगा देते हैं कि भाई साथ शादी हुई है, बोलना तो सही है। ठीक है, बोलना सही है, लेकिन इंग्लिश में ग्रामेरियंस ने ये नहीं मानते हैं कि भाई अगर आप हिंदी में बोल रहे हो कि भाई उसके साथ शादी हुई है, तो साउथ के लिए भी यूज प्रपोजिशन विद, तो हमें मैरिड विद लगा देना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली गलत होता है ना। तो सब कुछ आप जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, सब कुछ आप जो है हिंदी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन नहीं ले सकते हो कि आपका जो इंग्लिश के रूल्स हो गए वो होने चाहिए, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो जैसे बनाया गया है वैसे आपको याद रखना है। डील के बाद विद आता है, डील के बाद ओवर भी आता है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रेजल वर्ब का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आई एम्ड वेरी फास्ट। अब है थोड़ा आपका एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव देखो आपका उन स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है जिसमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सीयूडी हो गया, ठीक है, आईपी मैट हो गया, उसमें आपके वॉइस के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके वॉइस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। लाइक आपका जैसे सीयूडी की बात करूं तो एक बार 4 क्वेश्चन भी आए हैं सीयूडी के अंदर वॉइस के, एक्टिव पैसिव वॉइस के। ठीक है, और आपका नैरेशन के भी ऐसे ही होते हैं, है ना। तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है कि आपको वॉइस करनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्लैट की, ठीक है, एनएलसैट की, एलसैट की, एलेट की, उसमें तो वॉइस आता नहीं है। फिर भी ये समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन डेली लाइफ आर मेड वाया पैसिव वॉइस। ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यू मस्ट नो कि आपका पैसिव वॉइस सजेस्ट क्या करता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है ना। और एक क्वासी वॉइस भी होता है। मैनी ऑफ द टीचर्स से, या मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय लाइफ व्हेन आई वाज इन स्कूल कि भाई मोस्ट ऑफ द टीचर यूज्ड टू से दैट टाइम टू मी कि भाई वॉइस आर ऑफ 2 टाइप्स, आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, बट लेट मी टेल यू आपका एक क्वासी वॉइस भी होता है। तो अगर मैं कैटेगोरिकली बात करूं तो वॉइस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड
क्वासी वॉइस। अब देखो इसके बारे में कोई आपका स्पेशल वो नहीं है क्लास, तो आपको ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आई एम गोना लेट यू नो, लेकिन आपको आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका वॉइस होता क्या है। ठीक है, वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वॉइस, है ना। आपका एक्टिव वॉइस ओरली बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसलिए उसे एक्टिव वॉइस बोला जाता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस होगा जो एक्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और अच्छा, एक्टिव और एक होता है आपका वॉइस, एक होता है आपका सेंटेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपका जो सेंटेंस होता है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस और वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपका ये ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस में एलिमेंट क्या होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम सेंटेंस कब कहेंगे, एक सेंटेंस के अंदर आपका, अगर मैं आपको बात करूं, एक जो सेंटेंस होता है उसको सेंटेंस कब कहते हैं, जब उसके अंदर कोई सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल होता है। देयर आर मेनी सेंटेंसेस व्हिच कैन बी मेड और व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एंड स्टिल इट इज अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपका जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस आर रिक्वायर्ड, एंड फर्स्ट वन ही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। अगर मैं बात करूं वॉइस की, वॉइस में आपका सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, वर्ब इज इंपॉर्टेंट, एंड आपका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, व्हाई, बिकॉज अगर आपका एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, है ना, वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्वासी वॉइस, ये डिफरेंस होता है। एक वॉइस अगर वो एक्टिव वॉइस है, वो तभी कन्वर्ट हो सकता है ना, पैसिव वॉइस के अंदर, या पैसिव वॉइस के अंदर, जब उसमें ऑब्जेक्ट होगा। अगर इट लैक्स सब्जेक्ट, सॉरी इट लैक्स एन ऑब्जेक्ट, देन उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब बात ये है कि यू मस्ट नो कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है। यू नो, एवरीबॉडी नोज कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना, या जिसके बारे में द स्पीकर ऑफ द एक्शन, या स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, वह क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, या कोई एक्शन हो रहा है, उसमें जो एक्शन को करने वाला है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आपको वर्ब भी पता है, वर्ब आपका क्या होता है, अलग अलग तरह की वर्ब्स होती है। दोज वर्ब व्हिच शो एक्शन, उनको डायनामिक वर्ब बोलते हैं, है ना, which do not show any action, उनको क्या बोला जाता है, स्टैटिक वर्ब बोला जाता है। there are some verbs which can be called verb of perception बोला जाता है ना। तो वर्ब्स के भी बारे में आपको आइडिया होगा। लेकिन मैं आपसे बात करूं किसके, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैन यू लेट मी नो व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर। एक स्टेटमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा क्या। लेट मी टेल यू, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गो फॉरवर्ड फर्स्ट। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा सेंटेंस के अंदर तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग अ सेंटेंस, मेरे को बताओ उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। वी वेंट टू आगरा। ठीक है, आई हैव रिटन अ सेंटेंस, काफी सिंपल सेंटेंस आप मैंने लिखा है, यू मस्ट हैव ट्रांसलेटेड इट। अब मेरे को बताइए कि इसका जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका सब्जेक्ट। वी नो कि इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया, है ना। इसका जो वर्ब हो गई, ये हो गई, है ना, ये हो गया वी, सब्जेक्ट, वेंट क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, नो। ठीक है, द गाय हु थॉट, है ना, जिन्होंने सोचा, जिनको लगा कि आपका आगरा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट आपका है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को करने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये डिफरेंस होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, अब यहाँ पे आई वुड बी अ सब्जेक्ट बिकॉज आई एक्शन कर रहा है, टॉक कर रहा है। यू इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज यू क्या कर रहा है, मेरी बातों को, मेरी टॉक को रिसीव कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट तभी होगा आपका, और कुछ मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि आपका वर्ब के इमीडिएटली आने वाला कोई भी वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इट इज नॉट ऑलवेज सो। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि अगर आपका वर्ब के बाद आपका कोई भी वर्ड आ रहा है, ठीक है, वर्ब के बाद कोई वर्ड आ रहा है, अगर वो या तो व्हाट का आंसर करेगा, या किसका आंसर करेगा, हुम का आंसर करेगा, तो ही वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। एक और बार बोलता हूं, अगर आपका सेंटेंस है जिसके अंदर वर्ब है, वर्ब के इमीडिएटली बाद कोई वर्ड आ रहा है, अगर वो आपका व्हाट का आंसर कर रहा है या हुम का आंसर करता है, देन ओनली दैट वुड बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, और एल्स इट वुड बी समथिंग एल्स, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अच्छा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर करेगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो वर्ड आपका हुम का आंसर करेगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे जैसे एग्जांपल बना लेता हूं, आई एट अ बर्गर। अब यहाँ पे क्या लगता है आपको ऑब्जेक्ट है, या वी डू हैव एन ऑब्जेक्ट, क्या, बर्गर। अ बर्गर वुड बी एन ऑब्जेक्ट, व्हाई, बिकॉज़ यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है, व्हाट का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, शी टॉक्स टू मी। अब यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक इसमें ऑब्जेक्ट है, या है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, क्या है, मी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉक का आंसर किसमें मिल रहा है, होम में। तो इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बर्गर, और मी क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ लेट अस बैक टू
लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस, वी वेंट टू आगरा। अब यहाँ पे आगरा ना ही व्हाट का आंसर कर रहा है, ना ही whom का आंसर कर रहा है, ये किसका आंसर कर रहा है, वेयर का आंसर कर रहा है। और वेयर का आंसर करने वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं दैट इंडिकेट अ प्लेस, दैट दोज आर ओनली कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, बिकॉज वो प्लेस को इंडिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। अब हम क्या करेंगे, हाँ आगे बढ़ेंगे। तो यही रीजन था मेरे को आपको बताने का कि आपका जो एक सेंटेंस होगा अगर उसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज थोड़ा सा सेंटेंस में स्ट्रक्चर अलग होता है एक्टिव का और पैसिव का, ठीक है। और मैं कुछ याद कर लेता हूँ, कुछ आपको बताने वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू समथिंग। हाँ ठीक है, हाँ। और आपको जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका नाउन या प्रोनाउन आता है। ऐसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी आपका क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये भी एक रीजन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब इट, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ये एक्टिव का फॉर्मूला है, थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो गया बट नो वरीज। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस होगा अगर वो एक्टिव होगा तभी होगा जब उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब उसका पैसिव क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि आपका जो सॉरी मैंने आपको बोला था कि आपका जो पैसिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज वहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है पैसिव वॉइस में, है ना। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ये पता क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पैसिव का क्या है, आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे बी का मतलब है आपका कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर हो गया, विल, शैल हो गया। उसके बाद भी यूज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पता है सब्जेक्ट क्या है, ये वही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो कि आपका पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट हो गया है। तो आपको बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं बनेगा, ठीक है। और ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट होता है ये भी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ये भी क्या होता है आपका, ऑप्शनल होता है। देयर कैन बी सम सेंटेंसेस वेयर वी कैन रिमूव बाय इफ इट इज नॉट नीडेड, ठीक है। बाय प्लस सब्जेक्ट हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो वॉइस आपको बिल्कुल करना है, बिकॉज वॉइस आपका पहली बात तो सीयूडी और आईपी मैट जैसे एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आप आगे मूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट लर्निंग और मेमोराइजिंग और वट एवर यू कैन से अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, और वोकैबुलरी भी थोड़ा साथ साथ करते हुए चलना सभी को। उसके बाद है देखो छोटा सा मैंने क्या लिखा है आपके लिए, एग्जांपल लिख दिया है कि आपको वॉइस को कैसे याद रखना है। आपका सभी ये तो टेंसेस का है वैसे, है ना। टेंसेस में आपके क्या होता है, एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है केवल टेंसेस में ही आपके एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, मोडाल वर्ब का यूज करके भी आपके एक्टिव सेंटेंस बनते हैं, बट आई हैव टेकन दिस फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ओनली। यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल मतलब ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, राइट्स क्या है, वर्ब है ना। और आपका अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करा है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करा है। कैसे, अ लेटर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया पैसिव का, है ना। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है दी हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करनी होती है। एक पैसिव वॉइस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन के भी किसी भी सेंटेंस के अंदर है तो वो नो डाउट पैसिव वॉइस ही होगा। अब हेल्पिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर होगी, पास्ट होगा तो वॉज, वर होगी। अब देखने से पता ही लग रहा है ये प्रेजेंट है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आएगा, क्योंकि लेटर आपका सिंगुलर है। उसके बाद मैंने आपको बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, राइट आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका वैसे तो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसकी हमें थर्ड फॉर्म क्या रखनी है, राइट का रिटर्न हो गया, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय आपको लगाना है, बाय के बाद आप क्या करोगे, एज यू नो आपका जो बाय एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद यू मस्ट यूज ओनली द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ पे आपका बाय क्या प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जैसे ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम का यूज करना है, बस दैट इज इट, है ना। ये पास्ट सिंपल का हो गया। शी sang a song was sung by her, sing की आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बस क्या ऐड करना होता है, बीच में बीइंग ऐड करना होता है टू शो दैट द सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूस मोशन, है ना। दे आर वाचिंग अ मूवी इज बीइंग, बस बीइंग ऐड कर दो, और क्या करना होता है कॉन्टिन्यूस में, बस हर एक सेंटेंसेस में, है ना। वॉच बाय देम। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ही हैज डन। अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको बीन ऐड करना है। जैसे कॉन्टिन्यूस में आपको बीइंग ऐड करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज, हैव, हैड के बाद क्या प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, या आपका पास्ट हो गया, या फ्यूचर हो गया, किसी के भी परफेक्ट होंगे, यू हैव टू ऐड बीन आफ्टर हैज, हैव और विल हैव, ठीक है। और हैड के बाद भी आपको बीन का ही यूज करना होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और कुछ मैं बताने वाला था आपको,
हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका इंग्लिश के अंदर 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिसके पैसिव नहीं बनते हैं। अगर मैं उसको ओरली बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, उनके टेंसेस जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत करना। जैसे अगर सपोज करो मैं बोलता हूं कि भाई एक एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस क्या है आपका, शी हैज बीन शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो भाई मैंने एक सेंटेंस बनाया, शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। कुछ स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमारे जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऐसे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके पैसिव बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। ये हो गए 3। एक मैंने और बोला था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जैसे आई विल बी हैविंग अ पार्टी टुडे, तो इसका भी आपका पैसिव नहीं बनेगा। तो 4 टेंसेस के आपके पैसिव नहीं बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द लास्ट स्लाइड आई थिंक। अब है आपका, हाँ, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डोंट यूज पैसिव व्हेन। हाँ, मैंने आपको बता दिया अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे ही स्लीप्स अर्ली है, इसके अंदर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्ली जो है आपका स्लीप्स का ना ही व्हाट में और ना ही हुम में आंसर कर रहा है ना। ये किसका आंसर कर रहा है, व्हेन का। और जो भी वर्ड आपका व्हेन का आंसर करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या आएगा, बस नाउन या प्रोनाउन आएगा, है ना, एडवर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्ली इज नॉट एन एडवर्ब। एडवर्ब। उसके बाद है क्विक प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है, दे बिल्ट अ हाउस, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनेगा, अ हाउस। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि बिल्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच फॉर्म ऑफ वर्ब हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका बिल्ट बाय देम, है ना। एक्टिव, शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनर इज बीइंग। बीइंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूअस वर्ब है एक्टिव के अंदर। बीइंग प्रिपेयर्ड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, चाहे बीइंग लगाओ मत लगाओ। बाय हर। एक्टिव वॉइस, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, द प्रोजेक्ट, है ना। द प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हैज। अच्छा, यहाँ पे हैज क्यों लगा, क्योंकि ऊपर तो हैव था। अब आपको पता है क्या करना होता है, ऊपर आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वी है। वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा, मैंने हैव लगाया, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट क्या था, वी था। और मैंने अभी आपको बोला जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अभी सब्जेक्ट है, अब जो वर्ब लगेगी इस प्रोजेक्ट के हिसाब से लगेगी, इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर जो एक्टिव सेंटेंस था उसमें आपको जो वर्ब थी वो सब्जेक्ट वी के हिसाब से थी। नाउ द सब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड द पैसिव वॉइस, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट विच इज द सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी, दैट इज हैज, क्योंकि प्रोजेक्ट इज सिंगुलर, है ना। अब यहाँ पे बीन आ गया, कंप्लीटेड बाय अस, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ वॉइस। आपका ग्रामर सिंप्लीफाइड में वी हैव लर्न मेनी थिंग्स अबाउट ग्रामर, है ना। अब ये जो सेशंस हो रहे हैं ये आपको एक आइडिया देने के लिए है, और ये मत सोचना कि आपको इन सेशन से आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जस्ट आपको टू गिव यू एन आइडिया कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और आगे भी सेशंस होते रहेंगे जिसमें हम आपको अदर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश बताते रहेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी के बारे में आपके कुछ सेशंस होंगे, और सब कुछ जो है एग्जाम ओरिएंटेड होगा, लाइक सीयूटी, आईपी मैट, क्लैट, एलेट, एलसैट, एलसैट सभी के लिए। कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी पैसेज की वीडियो आएगी, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक वीडियो इन द बिगनिंग आ गई थी, फर्स्ट वीडियो, है ना। और बस इतना ही आज के सेशन में। आई होप यू मस्ट हैव लर्न मेनी थिंग्स इन टुडेज सेशन, ग्रामर सिंप्लीफाइड पार्ट सेकंड। एंड इसके बाद देखते हैं कि हमारा कौन सा सेशन आएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी स्क्रैपुलस, एंड that is it. Bye bye. Thank you and sayonara.